Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, साइकोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस से टेस्ट नंबर 6 है और इस टेस्ट नंबर 6 में भी संपूर्ण सिलेबस से 30 प्रश्न लिए गए हैं। मित्रों, कल का टेस्ट आपका बहुत अच्छा रिप्लाई आया, आपने बहुत ही अच्छे कमेंट किए, आपको मेरे हिसाब से भी वो अच्छे प्रश्न थे। उसी प्रकार आज भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, लेकिन कल जैसे प्रश्न थे वैसे प्रश्न आज भी हो जाएंगे। तो मित्रों, पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? कोहलबर्ग ने ऐसा कहा है, स्किनर ने ऐसा कहा है, पियाजे ने ऐसा कहा है या पावलोव ने ऐसा कहा है? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए, किसका सही आंसर क्या रहेगा? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन खुद करते हैं। राइट आंसर है इसका साथियों, ये कथन जीन पियाजे का है। किसका है ये कथन? जीन पियाजे का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो फिर आप इसको प्लीज़ नोट जरूर करें। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक परिवर्तन समझने लगते हैं द्रव्यमान के बीच में, द्रव्यमान व संख्या के बीच में, संख्या के बीच में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बीच में। तो मित्रों, उत्तर बाल्यावस्था का मतलब बालक 11-12 वर्ष का हो चुका है। तो यहाँ पर बालक कौन से परिवर्तन समझने लग जाता है? साथियों, इसका राइट आंसर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बीच में बालक परिवर्तन समझने लग जाते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न आता है, कितने महीनों की आयु के अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? देखो, अदर स्टेट से जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो भी मैं लेता हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे एच टेट है, बी टेट है, फिर एम पी टेट है, फिर यूपी टेट है, सी टेट है। इनमें से भी प्रश्न लगभग मैं अधिकतर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगते हैं ले लेता हूँ। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए कि कितने महीनों के बालक छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 24 महीने के बालक, 24 से 30 महीने के बालक, 30 से 36 महीने के बालक और 12 से 18 महीने के बालक। साथियों, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है 18 से 24 महीने का बालक। बालक जो है वो शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। 18 से 24 महीने का बालक मतलब यहाँ पे 18 से 24 मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में जब वो रहता है। तो मित्रों, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न आता है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। पहला है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। दूसरा है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन एवं आत्मसातीकरण के द्वारा सीखते हैं। तीसरा है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। और चौथा, यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। तो साथियों, राइट आंसर बताइए कि कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे ने बताया था उसके संदर्भ में सत्य नहीं है? तो साथियों, राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह कथन सत्य नहीं है, बल्कि इसका मानना है कि विकास कैसी प्रक्रिया है? असतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? असतत मतलब लगातार चलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है, जीवन, संपूर्ण जीवन के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तो अतः इस प्रकार से इसका तीसरा विकल्प सही माना गया था। यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, उसी आधार पर मैंने माना है। तो तीसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न आता है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, परनिर्भरता मतलब दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो साथियों, राइट आंसर बताइए 5वें प्रश्न का
कि कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषता बाल्यावस्था की है? साथियों राइट आंसर है दूसरा, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में बालक समूह में रहना पसंद करता है, उसमें वो समूह का सक्रिय सदस्य भी बन जाता है। दूसरा विकल्प सही होगा मित्रों इसका। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रितता के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, सजीववाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, यथार्थवाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, और वैयक्तिकतावाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो मित्रों कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है? मित्रों इसका राइट आंसर है वैयक्तिकतावाद के द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है, जबकि आत्मकेंद्रितता, यथार्थवाद और सजीववाद के द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित होता है। अतः चौथा विकल्प मित्रों इसका सही रहेगा। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, एक मनोगतिक प्रक्रिया, एक मनोवैज्ञानिक परिघटना और एक भावात्मक व्यवहार। तो मित्रों राइट आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर आता है संज्ञानात्मक गतिविधि। अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। आपने मनोगतिक गति प्रक्रिया भी लगाया होगा, ठीक है, वैसे ये भी राइट है, मनोगतिक भी, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे संज्ञानात्मक के रूप में आएगा। संज्ञान ज्ञान की गतिविधि है, पहला विकल्प सही माना गया था। प्रश्न नंबर 8 है, पियाजे के अधिगम सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। उसे प्रत्यक्षण कहते हैं, उसे समायोजन कहते हैं, उसे समावेशन कहते हैं, या उसे स्कीमा कहते हैं। तो मित्रों राइट प्रश्न है 8वें का सही आंसर क्या होगा? साथियों 8वें प्रश्न का सही विकल्प है समावेशन कहा जाता है। जो उसकी संज्ञानात्मक संरचना है, मतलब जो उसका जो स्कीमा है, उसमें अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उसको ही समावेशन के नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। तीसरा विकल्प सही है साथियों इसका। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? मानसिक रोग से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक, घटिया आत्मसंप्रत्यय वाले बालक। तो साथियों 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका? मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा घटिया आत्मसंप्रत्यय वाले बालक को आप विशिष्ट प्रकार के बालक की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, जबकि मानसिक रोग से ग्रसित, दृष्टि दोष से ग्रसित, प्रतिभाशाली, ये तीनों विशिष्ट बालक के प्रकार में आते हैं। चौथा विकल्प सही है इसका। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ पर आग है। उपयुक्त वाक्य किस तरह की तर्कना का उदाहरण है? निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवाद तर्कना। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना इसका सही है, क्योंकि इसमें दिए गए तथ्यों के आधार पर नया निष्कर्ष निकाल रहे हैं। दिए गए तथ्यों के आधार पर यदि निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो ही निगमनात्मक तर्कना कहलाती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसे सृजनात्मकता का एक पहलू नहीं माना गया है? लचीलापन, विस्तारक, धारा प्रवाहिता और अमूर्त चिंतन। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर आता है अमूर्त चिंतन सृजनात्मकता का पहलू नहीं है, जबकि विस्तारक, लचीलापन और धारा प्रवाहिता ये तीनों सृजनात्मकता के पहलू माने जाते हैं। अमूर्त चिंतन बुद्धि का पहलू माना जाता है। यहाँ पे मित्रों चौथा विकल्प सही है 11वें प्रश्न का। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आता है, निम्न में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि का तत्व नहीं है? आत्माभिप्रेरणा, परानुभूति, सहानुभूति, अपने संवेगों से अवगत होकर उसे
प्रबंधित करना। तो मित्रों राइट आंसर क्या है 12वें प्रश्न का? कौन सा सांवेगिक बुद्धि का तत्व नहीं होता है? मित्रों इसका राइट आंसर है सहानुभूति। सहानुभूति सांवेगिक बुद्धि का तत्व नहीं है, क्योंकि सहानुभूति सांवेगिक, देखो परानुभूति, आत्म अभिप्रेरणा, अपने संवेगों से अवगत होकर उसे प्रबंधित करना, ये तीनों सांवेगिक बुद्धि के तत्व माने गए हैं, जबकि सहानुभूति को सांवेगिक बुद्धि का तत्व नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है मित्रों 13वां प्रश्न, विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसको आप टेट भी कहते हैं, थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, द्वारा किसका मापन होता है? शील गुण का मापन होता है, आवश्यकता का मापन होता है, अभिप्रेरणा का मापन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर कि विषय आत्मबोधन परीक्षण द्वारा किसका मापन होता है? साथ ही उसका राइट आंसर है आवश्यकता का मापन होता है। विषय आत्मबोधन परीक्षण या टेट द्वारा आवश्यकता का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। केटेल के अनुसार परोपकारिता एक उदाहरण है मूल शील गुण का, सतही शील गुण का, केंद्रीय शील गुण का और सामान्य शील गुण का। तो मित्रों 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? परोपकारिता किसका उदाहरण है? साथियों इसका राइट आंसर है परोपकारिता सतही शील गुण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सतही शील गुण के अंतर्गत इसको रखा गया है परोपकारिता को। दूसरा विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। अब 15वां प्रश्न है, अगर किसी परीक्षण की वैधता पहले से निर्मित समान परीक्षण के साथ से संबंधित ज्ञात करके किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? भविष्यवादी वैधता, रचनात्मक वैधता, समवर्ती वैधता और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है समवर्ती वैधता। क्या कहते हैं इसको? समवर्ती वैधता। देखो अगर कोई परीक्षण की वैधता आप पहले से निर्मित उसके जैसा ही परीक्षण है उनसे संबंध ज्ञात करके करते हो तो उसको समवर्ती वैधता के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प सही है मित्रों। 16वां प्रश्न देखेंगे। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग के सीखने पर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? समीपवर्ती अंतरण कहेंगे, द्विपार्श्वी अंतरण कहेंगे, अनुलंब अंतरण कहेंगे या अनुक्रमिक अंतरण कहेंगे? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा इसके 16वें प्रश्न का? इसको कौन सा अधिगम का अंतरण कहा जाएगा? मित्रों इसको कहा जाता है द्विपार्श्वीय अंतरण। क्या कहा जाता है इसको? द्विपार्श्वीय अंतरण या स्थानांतरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो 16वां प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न। संबंधन अभिप्रेरणा एक उदाहरण है शारीरिक अभिप्रेरणा का, अर्जित अभिप्रेरणा का, उपलब्ध अभिप्रेरण का और इनमें से कोई नहीं। तो संबंधन अभिप्रेरणा किसका उदाहरण है? मित्रों 17वें प्रश्न का राइट आंसर आता है संबंधन अभिप्रेरणा अर्जित अभिप्रेरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अर्जित, मतलब इसको अर्जित किया जाता है। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। समरूप तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? समरूप तत्वों के सिद्धांत केटल ने, बिने ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए। समरूप तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लेना अगर याद नहीं है तो। याद है तो बहुत अच्छी बात है। समरूप तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन केटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? आरबी केटल के द्वारा। पहला विकल्प सही है। 19वां प्रश्न देखेंगे। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं उसको, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं, नियोजन का सिद्धांत कहते हैं या निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत कहते हैं? तो देखो
अर्जित ज्ञान को स्थायी कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? आवृत्ति के द्वारा। आवृत्ति का मतलब होता है अभ्यास। क्या होता है साथियों? अभ्यास होता है। तो अभ्यास के द्वारा आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको आप स्थायी बना सकते हो। कौन सा विकल्प सही है? प्रथम। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रच्छा प्रतिमान पर आधारित कौन सी विधि है? परियोजना विधि है, प्रयोगशाला विधि है, समस्या समाधान विधि है या आगमन निगमन विधि है? तो मित्रों राइट आंसर बता दीजिए, प्रच्छा प्रतिमान पर आधारित कौन सी विधि है? साथियों इसका राइट आंसर है प्रयोजना विधि प्रच्छा प्रतिमान पर आधारित विधि है। कौन सी विधि? प्रयोजना विधि। प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा 20वें प्रश्न का। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न आता है मित्रों, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? शब्द है ये शब्द। ज्यादातर बच्चे जो प्रथम सार्थक शब्द है वो किस उम्र में बोलते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में और 10 से 13 महीने में। तो मित्रों राइट आंसर क्या रहेगा 21वें प्रश्न का? साथियों इसका सही आंसर आता है 10 से 13 महीने का बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है। 10 से 13 महीने के बीच में जब वो होता है तो सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकले ऐसा शब्द बोलना वो चालू कर देता है। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती है 25%, 30%, 40%, 45%। तो मित्रों ये सीटें आरक्षित होती है, इसका सही आंसर रहेगा पहला विकल्प। कितने परसेंट? 25%। आरटी कहती है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों। अब 23वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक कारक, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व और वंशानुगत तत्व। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए 23वें प्रश्न का कि कौन सा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? मित्रों इसका राइट आंसर है दूसरा विकल्प, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ये सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस और मेरा विद्यालय। नर्सरी मतलब बालक बहुत छोटा है, 4-5 साल का बालक है। तो मित्रों कौन सी विषय वस्तु आप उसको पढ़ाओगे जो सबसे बेस्ट रहेगी? इसका राइट आंसर है मेरा परिवार, क्योंकि परिवार के बारे में, वो परिवार से निकल के आता है, परिवार के बारे में उसकी समझ होती है, अतः यहाँ पे परिवार ही सबसे बेस्ट विकल्प आपके रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे 25वां प्रश्न। श्रीलबर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से कम होती है, 85 से कम होती है, 80 से कम होती है या 70 से कम होती है? तो मित्रों 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा कि श्रीलबर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मित्रों 25वें प्रश्न का राइट आंसर है श्रीलबर्ट ने कहा है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। कितनी होती है? 85 से कम। ये श्रीलबर्ट के अनुसार पूछे तब ही बताना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? श्रवण बाधिता का, शैक्षिक पिछड़ापन का, शैशव स्वलीनता का या अधिगम अक्षमता का? तो साथियों 26वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि 5 वर्ष का बालक है, दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में भी उसकी कमी है, असामान्य व्यवहार को बार बार कर रहा है, तो इसको कहेंगे शैशव स्वलीनता। क्या कहेंगे इसको? शैशव स्वलीनता इसको कहेंगे। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। 27वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है?
अंकगणितीय, सदृशता या समानता, शाब्दिक तर्क और चित्रपूर्ति। तो मित्रों आज ही मैंने क्लास अपलोड की है इसकी। तो वेस्लर बुद्धि मापनी में किसका निष्पादन किया जाता है, क्या कराया जाता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आज ही आपको साइकोलॉजी की क्लास में आपको वेस्लर वैल्यू परीक्षण मैंने पढ़ाया था। तो मित्रों राइट आंसर है, क्या कराया जाता है वेस्लर वैल्यू परीक्षण में? चित्रपूर्ति कराई जाती है। क्या कराई जाती है? चित्रपूर्ति इसमें कराई जाती है। अच्छी तरह से बताया था, कोई अधूरा चित्र होता है उसको पूरा कराया जाता है। चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? पावलोव ने, वाटसन ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? साथियों प्रभाव का नियम दिया गया था, बताए राइट आंसर। मित्रों इसका राइट आंसर है प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। प्रभाव या परिणाम का नियम भी इसको कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प। 29वां और सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या रुचि से है? तो मित्रों परिपक्वता का संबंध किससे है? राइट आंसर बता दीजिए। मित्रों राइट आंसर है परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। किससे है? विकास से। प्रथम विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न देखने से पहले चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भी जाना। जितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट जरूर करना। 30वां प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत और हल का सिद्धांत। तो मित्रों 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक का सिद्धांत धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है, क्योंकि इसमें आराम से प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सिखाया जाता है और जो धीमी गति से बालक होते हैं वो ऐसे ही सीखते हैं। अतः प्रथम विकल्प सही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अंत तक इस वीडियो को देखा है।